हेलो नमस्ते एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को। अब मैं कोशिश करूंगी कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें सो दैट कि हमारे मल्टीपल एग्जाम्स जो होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम अपनी नॉलेज को चेक भी करेंगे और प्लस में न्यू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर होगी वो भी हम देखेंगे। तो अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए वर्ल्ड अर्थ डे जो कि हर साल बनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि 2021 का थीम क्या रहा। 22 अप्रैल को, हर साल 22 अप्रैल को हम बनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो आपको बताना है इसका थीम क्या रहा है। रिस्टोर आवर अर्थ, प्रिवेंट आवर अर्थ, कंजर्व आवर अर्थ या प्रोटेक्ट अर्थ। जी हाँ, इसका सही आंसर है रिस्टोर आवर अर्थ। देखिए, अब हमने देखा कि ड्यू टू कोविड जो ये इतना बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई ऑक्सीजन की। तो इसीलिए हमें इस प्यारी सी अपनी पृथ्वी को बचाना है पेड़ लगाकर। तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी हम कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो यही है कि हम अवेयरनेस जो होती है, जागरूकता जो होती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, उसको लोगों में स्प्रेड करें ताकि बताएं कि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ों को लगाएंगे उतना ज्यादा हम अपनी पृथ्वी पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ा पाएंगे। और ऑक्सीजन जो कि जीवन दायिनी गैस है, और आज के टाइम में हम देख सकते हैं हर एक हॉस्पिटल में, हर एक स्टेट में हम बहुत ज्यादा मारामारी हो रही है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को लेके। तो पेड़ों से हमें जो ये ऑक्सीजन मिलती है, हमें इसे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है जो हमारे पेड़ हैं। क्योंकि बिल्डिंग्स बनने के कारण हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट जो है हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना है। पहली बार अर्थ डे बनाया गया था 1970 को, 1970 को पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया। एंड इसके बाद देखिए इस साल हमने बनाया है 51th एनिवर्सरी, 51वीं जयंती जो है हमने बनाई। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर डे 2009 में। 2016 के अंदर देखिए क्या होता है कि पेरिस का एग्रीमेंट होता है जो साइन किया गया था मोर देन 200 कंट्रीज के द्वारा, जिसमें ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनका एमिशन जो होता है, मींस वो जो गैसेस निकलती हैं लाइक CO2 हो गया, CO हो गया, और भी वाटर वेपर, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं हमारे एक तरह से ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट होता है उसको बढ़ाते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसीलिए हमें ये प्रण लेना है, कोई भी हमारा लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो तब भी हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है इसमें इंडिया का रैंक पूछा हुआ है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के अंदर, जो कि 2021 के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए इंडिया का रैंक इस साल भी और इंडिया का रैंक पिछले साल मीन्स 2020 में सेम रहा है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है 142, जो कि एक अच्छा रैंक नहीं है। इसके अलावा नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज में भी मतलब इंडिया से अच्छा रैंक स्कोर किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के केस में। तो होप सो नेक्स्ट टाइम हम और बेटर कर पाए और अपने मीडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले पाए।
तो यहाँ पे देखिए, अगर ये क्वेश्चन आए कि ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये जो हमारा हमने देखा, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में इंडिया की जो रैंक पूछी हुई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसे रिलीज कौन करता है, तो इसे रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और इसमें 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। टॉप कंट्री की अगर हम बात करें तो वो नॉर्वे है। नॉर्वे वो कंट्री है, ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहां पे हम देख सकते हैं कि चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, और सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ओके, हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इंडिया विल होस्ट G20। इंडिया कब होस्ट करेगा G20 को, तो इसके लिए देखिए, क्योंकि पैंडेमिक स्प्रेड होने के कारण क्या हो रहा है, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो क्या हो रही है, वर्चुअली हो रही हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन हो रही है। जैसे लाइक हम क्लास लगा रहे हैं, ये हमारी क्लास कैसी है, ये ऑनलाइन है। ओके, उसी तरह से जो मीटिंग्स हो रही हैं, यानी फिजिकल मूवमेंट तो टोटली बैन हो गया है। तो सबसे पहले देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये ऑर्गेनाइज किया गया था सऊदी अरेबिया की कैपिटल के अंदर, जिसका नाम है रियाद। पिछले साल, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो हुए। देन 2021 का जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा पेरिस के अंदर। मीन्स हम कह सकते हैं कि इटली, और इटली की जो कैपिटल है वो रहेगी रोम। पेरिस नहीं है, सॉरी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो इटली जो है वो होस्ट कर रहा है 2021 को। एंड देन 2022 जो है यहाँ पर रहेगा इंडोनेशिया, जो इसको होस्ट करेगा G20 को। एंड देन 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है इंडिया होस्ट करेगा G20 मीटिंग को। तो देखिए G20 है क्या, सबसे पहले हम यही जानते हैं, इट मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ये एक ग्रुप है, ये एक समूह है 20 देशों का, जिसमें डेवलपिंग भी है, डेवलप्ड भी कंट्रीज हैं, इनका मिक्सिंग है, जो कि मेनली वर्क करते हैं इंटरनेशनल जो भी उनके सिनेरियोज होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। चाहे वो हम कह सकते हैं कि कोई लाइक सबसे बड़ा जो आज के टाइम में इशू है एक तरह से कोविड के कारण हो, चाहे वो कोविड की बात की जाए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो कि पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, चाहे पॉलिटिकल इशू है, चाहे सोशल इशू है, चाहे इकोनॉमिक टाइप के हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। और इंडिया जो है ये G20 का मेंबर है। ओके, तो हम बढ़ रहे हैं इस सीरीज में आगे। अब हमें बताना है कि एक ऑटोबायोग्राफी है, आपको बताना है कि ये किस क्रिकेटर की है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं मेमोर जो है, ये भी आपके सिनोनिम्स में भी ऐड हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शंस आर सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल, युवराज सिंह। तो आपका सही जवाब है यहाँ पे सुरेश रैना, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो इसके बारे में और हम जानते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसको रिलीज किया जाएगा मई के अंदर, मीन्स अभी ऑटोबायोग्राफी रिलीज होने वाली है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं पेपर में पूछे जाने के। इस बुक के को ऑथर जो है वो रैना एंड स्पोर्ट्स, ये जो है राइटर, स्पोर्ट्स राइटर, जिनका नाम है भारत सुंदरशन। भारत सुंदरशन जो है, और इसके साथ साथ अगर पब्लिशर की बात की जाए तो प्रकाशन किया गया है हाउस पेंगुइन इंडिया के द्वारा।
यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इस बुक की। सुरेश रैना विद भारत सुदर्शन बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसमें सुरेश रैना ने अपनी लाइफ में क्रिकेट की अहमियत को और भी बहुत सारी चीजें जो होती है उनके लाइफ में, जो उतार चढ़ाव रहे, जो अप्स एंड डाउन रहे, उनके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है सुरेश रैना के द्वारा और एक स्पोर्ट्स राइटर है भारत सुदर्शन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इनफैक्ट हम कहेंगे who has been appointed as the 48th CJI of Supreme Court। तो सबसे पहले यहाँ पे CJI की फुल फॉर्म हो जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे मुख्य न्यायाधीश, जो कि बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद है अपने आप में। और अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मिलता है हमें आर्टिकल 124 के अंदर। और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर लर्न करवाती हूँ जब भी पॉलिटिकल की क्लास होती है कि अनिल कपूर का एक गाना है 1 2 का 4। तो 124 जो है आर्टिकल बताता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एपेक्स कोर्ट होगा। और इसके अलावा 124 सब क्लोज 1 के अंदर जो सीजीआई है उनका जिक्र किया गया है। तो आपको बताना है क्या ये जस्टिस एनवी रमना है, जस्टिस दीपक मिश्रा है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं या रंजन गोगोई हैं। तो यहाँ पे इमेज में ओथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एनवी रमना जी, एनवी रमना जो कि 48 नंबर के मीन्स 48वें सीजीआई बन गए हैं, जिन्होंने सैटरडे को शपथ ली है। और ये राष्ट्रपति भवन में इन्हें शपथ दिलाई गई है हमारे महामहिम जो है ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैं, जब भी हम ओथ की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सीजेआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2017 से 2022 मींस नेक्स्ट ईयर जुलाई में टेन्योर पूरा हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद जी का। तो देश को एक नए राष्ट्रपति मिलेंगे तो उन्हें शपथ दिलाएंगे यहाँ पे जो हमारे नए सीजीआई अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है एनवी रमना जी। और इसके साथ ही हम इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि जो सीजीआई है मींस मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें मौका दिया गया हो राष्ट्रपति बनने का, या कभी ऐसा सर्क्यूस्टांस बना हो कंट्री के अंदर? तो जी हाँ, ऐसा हुआ है। जब मोहम्मद हिम्मतुल्लाह जो थे वो एक तरह से उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी भी संभालनी पड़ी थी। एक्चुअली होता क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी उनकी डेथ हो जाती है एंड देन नीलम संजीव रेड्डी जी, देन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी एक तरह से अपना रिजाइन दे देते हैं क्योंकि वो कंटेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट की रेस में, इसीलिए वहां पे कुर्सी जो होती है खाली रहती है। तो वहां पे नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे होते हैं मीन सीजेआई, वो आ जाते हैं मेन लीडिंग रोल में। तो हिम्मतुल्लाह जो है वो रहे थे एज अ जो मतलब राष्ट्रपति जी का उन्होंने एक तरह से वर्क जो है वो संभाला था। तो ऐसा गौरवमय इतिहास जो है एक बार ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे हम झटपट से जान लेते हैं। देखिए, वेलकम माय लॉर्ड, तो सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े जी जो कि 47वें नंबर के सीजीआई थे, उन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस एनवी रमना जी को। और इनका नाम पूरा अगर हम कहें कि एनवी रमना है नुत्थालापति वेंकटा,
रमन, जो कि अपॉइंट हो चुके हैं 48th CGI। तो इनके बारे में कुछ बेसिक यहाँ पे हम जान सकते हैं कि अगस्त ऑफ 27 1957 को इनका जन्म हुआ। एक एग्रीकल्चरल फैमिली से आते हैं, ये किसान के पुत्र हैं और ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश स्टेट है, सॉरी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मीन्स ये सदर्न पोर्शन, सदर्न हमारे स्टेट हम कह सकते हैं, वहां से आते हैं। एनरोल एज एन एडवोकेट, इन्होंने 10 फरवरी 1983 को अपने आप को एडवोकेट की फॉर्म में एनरोल करवाया। देन परमानेंट यहाँ पे जज अपॉइंट हुए आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। फिर इन्होंने 2013 को फंक्शन एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में ये जज रहे। देन 2013 में एलिवेट हुए CGI दिल्ली हाई कोर्ट में, देन जज बने और आज बन गए हैं CJI। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि जो CJI जो होते हैं इनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है, तो इनके रिटायरमेंट की एज है 65 साल। और अगर मैं बात करूं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, तो वो हो जाएगी 62 साल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। होप्स आप इनको इंक्लूड करेंगे और अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनरिच करेंगे, जो कि आपको पेपर को क्रैक करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इसी के साथ हम आपको थैंक यू कहूंगी एंड इसी विश के साथ कि आप अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे एंड अगर बाहर जाना भी पड़ेगा तो आप मास्क का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।